बड़ा भाई वो है जो उस पद पे बैठेगा, बड़ा भाई वो है जो किसी मंत्री के दिए हुए फैसले को एक कलम से पलट कर रख देगा, जैसा आपने देखा। अच्छा ये बताइए, ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला जो है केवल एक ही विभाग में होता है, बाकी विभागों में नहीं होता है। रेट खोल दें, सबको पता है कि क्या रेट चलता है, किसका कहाँ ट्रांसफर करने का कितना पैसा लगता है। नीतीश जी के साथ अगर रहना है तो नीतीश जी कहेंगे उठ तो उठना है, कहेंगे बैठ तो बैठना है, कहेंगे चुप तो उठना, चुप हो जाना है, कहेंगे बोल तो बोलना है। निर्दलीय लोकसभा में जीत के आऊंगा, और मैं जीतूंगा नहीं, मैं जिताऊंगा। मैं कैंडिडेट खड़ा करूंगा महाराजगंज से निर्दलीय, और जिता कर लाकर दिखाऊंगा। जिसने उनको हराया वो दूसरे दिन जदयू ज्वाइन कर लिया। विजय तिवारी की तो यही औकात है जदयू के सामने। बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन जेडीयू क्या समझती है उनको? उन्हीं का एक बागी नेता खड़ा हुआ, इनको हरवा दिया, और फिर दूसरे दिन जाके गल भैया करने लगा जदयू में। क्या कर लिए, रोक लिए। तो ये तो मैंने कहा ना कि नीतीश कुमार की हैसियत बिहार की राजनीति में ऐसी जगह पे है, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आपको गाली दें, आपको प्रेम करें, आपका कहना माने ना माने, आपको इज्जत प्रदान करें, आपको बेइज्जत करें, आपको उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहना पड़ेगा। और बिल्कुल क्लियर है, आज आप थोड़ा भी टाइट होइएगा, मुख्यमंत्री वही रहेगा, आपके मंत्री बर्खास्त होंगे, पहले भी हुए फिर हो जाएंगे। अगर आप ही मंत्री बर्खास्त नहीं हुए हैं, उनकी यह हैसियत है कि महागठबंधन बनाए, जीत कराए, उनको बर्खास्त किए। तो ये देखिए, ये तो सच्चाई है ना। जब इतिहास लिखा जाएगा तो नीतीश जी के बारे में एक अलग चैप्टर होगा बिहार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती की एक्सपायरी डेट आ गई है? सवाल यह भी है कि प्यार भी तुम ही से, तकरार भी तुम ही से, ये रिश्ता क्या कहलाता है? जेडीयू बीजेपी के बीच का जो भीषण टकराव है, उससे ये सवाल भी वाजिब है कि क्या अंदर अंदर कोई खिचड़ी भी पक रही है दोनों राजनीतिक खेमों में, बीजेपी के अंदर भी और जेडीयू के अंदर भी। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश हम करेंगे उस राजनीतिक शख्सियत से जो कभी बीजेपी के बड़ा चेहरा रहे और बगावत किया, एमएलसी का चुनाव लड़ा और एमएलसी का चुनाव निर्दलीय जीते। हमारे साथ सजदानंद राय हैं, और सिर्फ बीजेपी के बड़े चेहरे नहीं, बिहार के एक जाने माने शख्सियत हैं। आपने कभी कहा था सर कि जेडीयू बीजेपी का जो रिश्ता है वो तेल और पानी का रिश्ता है, और नीतीश कुमार तेल की तरह हमेशा ऊपर रहना चाहते हैं। तो ये तो मैं वही कह रहा हूं जो दिख रहा है, जो सबको दिख रहा है। और आपने अभी खिचड़ी पकने वाली बात कही, तो बीरबल की खिचड़ी कभी पकने वाली नहीं है, ऐसे ही धीमी आंच पे रखा रहेगा और आप लोग उसके ऊपर में इसी तरह के जो है प्रोग्राम करते रहेंगे। लेकिन नीतीश जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे, और जो ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी को शायद यही मंजूर भी है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री बने रहे, और इसी तरह से चलता रहे। मीडिया कर्मियों का भी जो है सो रोज कुछ ना कुछ कहानी मिलता रहे, वरना बिहार में और कहने को है क्या? यही सब करेंगे, आपस में कुछ झगड़ा झगड़ करते रहेंगे, तो रोज नई नई स्टोरी बनती रहेगी, कयास लगाए जाएंगे। ठीक है, पिछले कुछ दिन पहले तो धर्मेंद्र जी आए थे, उन्होंने साफ कह दिया था कि 25 में भी हमारे यही होंगे। तो हम अभी 22 की कौन बात कर रहे हैं, 25 की बात हो रही है कि 25 में भी हमारे नायक नीतीश जी रहेंगे। इसे बीजेपी को नीतीश मंजूर है, कबूल है, और इसलिए नीतीश जी के जो सेनानीगण है वो कुछ समझते नहीं है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को, चुटभइये प्रवक्ताओं को कुछ नहीं समझते हैं। उनको जो मन में आता कहते हैं, तार ठोकते रहते हैं। इनको तो चैलेंज देते रहते हैं कि अगर आपकी औकात हो तो गठबंधन से बाहर निकल कर दिखा दो। जेडीयू चैलेंज देती है, आपको दिखा है, आप लोगों ने चलाया है, हम तो आपके माध्यम से जाने हैं। साफ कह दिया था अशोक चौधरी जी ने और वो उपेंद्र कुशवाहा जी ने कि अगर आपकी औकात हो तो अपना अलग से, आप और चाहते हो तो अलग हो जाए। इसके बावजूद आकर धर्मेंद्र जी आजकल प्रभार में है, उन्होंने साफ कहा कि नहीं, नीतीश जी हमारे नेता हैं। आज भी मैं किसी प्रवक्ता का सुन रहा था, जब राम सूरत राय जी का एपिसोड शुरू हुआ है, सुने हैं कि तारकिशोर प्रसाद जी माननीय उप मुख्यमंत्री जी उनको मनाने गए हैं, समझाने गए हैं, आप लोग के हिसाब से खिचड़ी पकाने गए हैं। तो जो भी करने गए तभी प्रवक्ता ने साफ कह दिया कि नहीं, नीतीश जी के साथ में सब कुछ ठीक ठाक है, कोई एनडीए में कोई गड़बड़ी नहीं है। और ये मैं देखते आ रहा हूँ, 2010 से मैं यहाँ राजनीति में सक्रिय हुआ हूँ। 22 वर्षों से मैंने देखा है कि हमेशा वही होता है जो नीतीश जी चाहते हैं, वो चाहे तुम्हारे साथ हो या तुम्हारे बिना हो। तो आप तो लंबे वक्त तक बीजेपी में रहे हैं, क्यों ऐसा होता है? आज तो बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, और बड़े भाई की भूमिका में सिर्फ नहीं है, फासला
इतना बड़ा है सीटों का, बावजूद इसके नीतीश कुमार जो चाहते हैं वो क्यों होता है? बीजेपी सरेंडर मोड में क्यों है? अगर आप ये कहिएगा कि सदस्यों की संख्या के हिसाब से बड़ा भाई हो गया, तो सदस्यों की संख्या के हिसाब से क्या 2005 में बड़ा भाई नहीं था? 2010 में ही नीचे गया था और जानबूझ के गया था। 140 लड़ेगा ज्यादा सीट जीतेगा, 103 लड़ेगा कम सीट जीतेगा। तो ये तो पूरी इच्छा से बड़ा भाई बनाया गया है नीतीश जी को। बड़ा भाई वो है जो उस पद पे बैठेगा, बड़ा भाई वो है जो किसी मंत्री के दिए हुए फैसले को एक कलम से पलट कर रख देगा, जैसा आपने देखा। अच्छा ये बताइए, ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला जो है केवल एक ही विभाग में होता है, बाकी विभागों में नहीं होता है। रेट खोल दें, सबको पता है कि क्या रेट चलता है, किसका कहाँ ट्रांसफर करने का कितना पैसा लगता है। और जो लोग करना चाहते हैं, राजनीतिक जो लोग जो हैं वो करते भी हैं, दलाली करते हैं, सब करते हैं, सबको पता है। आप ये कह रहे हैं कि जेडीयू कोटे के मंत्री भी ट्रांसफर पोस्टिंग में खूब गड़बड़ झाला करते हम हैं? कह रहे हैं ना, कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जिसका रेट जो लोग ये करते हैं उनको नहीं पता है। और चूंकि हम नहीं करते हैं इसलिए हम पता नहीं करते हैं, लेकिन जो करते हैं सबको पता है कि कितना मंत्री क्या भेजना है और कितना अपने लिए रखना है। उस सवाल का जवाब नहीं है। हमने सवाल का जवाब इसी में है कि ट्रांसफर पोस्टिंग तो सब ये खेला हर विभाग में होता है। क्या कारण है कि बीजेपी के एक मंत्री के विभाग पर ये दोष लगाया गया? अगर ऐसा है तो सारे ट्रांसफर पोस्टिंग रोकिए और तरीका पारदर्शी कीजिए कि कैसे ट्रांसफर पोस्टिंग होता है। आप बैठे बैठे बड़े बड़े हजारों सैकड़ों ट्रांसफर पोस्टिंग होते रहते हैं, वो सब सही होता है। और बीजेपी के मंत्री ने कर दिया, गलत हो गया। ये तो दिखाना है आपका स्थान कि मैं जो कहूंगा वैसे चैन से रहो, और बीजेपी को मंजूर है, हाँ कबूल है। नहीं, हमने आपसे ये पूछा था कि आप तो लंबे वक्त तक बीजेपी में रहे हैं, दशकों के हैं हम, और ये क्यों होता है बीजेपी, जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी को ये सब मंजूर है, आखिर बीजेपी को ये सब मंजूर क्यों है? नीतीश कुमार कैसे अपने हिसाब से ट्रीट कर पाते हैं बीजेपी को? अब ये मैं नहीं समझता कि उनकी शक्ति कहाँ से आती है। ये सम्मोहन शक्ति है कि बाली की तरह का आशीर्वाद उनको मिला हुआ है कि सामने वाले का आधा बल उनको मिल जाता है। जो भी रहा हो, जहां भी नीतीश जी रहे अपने शर्तों पर रहे हैं, और जिसने थोड़े समय के उनके शर्तों को नहीं माना उनको धत्ता बताने में थोड़ी भी देरी नहीं करते। कितनी कहानियां अभी ताजा तो आरसीपी सिंह और रामसूरत राय देखिए दिए आप। नीतीश जी के साथ अगर रहना है तो नीतीश जी कहेंगे उठ तो उठना है, कहेंगे बैठ तो बैठना है, कहेंगे चुप तो रुकना, चुप हो जाना है, कहेंगे बोल तो बोलना है। ये तानाशाही की बात नहीं है, नीतीश जी की वो हैसियत है बिहार की राजनीति में। आप नीतीश कुमार से भी मिले हाल में, लालू यादव से भी मिले, जाना किधर है ये क्लियर नहीं हो पा रहा। अच्छा, मिलने का मतलब जाना होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप इतनी रसूखदार शख्सियत हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, सच्चिदानंद राय निर्दलीय एमएलसी का चुनाव लड़कर आए हैं, 2 मुलाकातें हुई हैं, कुछ तो तय किया होगा ना? बिल्कुल नहीं, मैं हमेशा ही एक चीज में विश्वास रखता हूँ, गौरव की भाषा नई सीख, भिखमंगों की आवाज बदल, सिमटी बाहों को खोलकर उड़ने का अब अंदाज बदल। स्वाधीन मनुष्य की इच्छा के आगे पहाड़ हिल सकते हैं, रोटी क्या या अंबर वाले सारे श्रृंगार मिल सकते हैं। मैं रोटी की राजनीति नहीं करता और इसीलिए मैं गौरव की भाषा बोलता हूँ। जहाँ रहता हूँ वहाँ पूरे गौरव के साथ में, गर्व के साथ रहता हूँ। आज मैं कहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि मेरी विचारधारा जो बीजेपी के लोग कहते हैं वो मेरी विचारधारा है। सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ न्याय, सबका प्रयास, ये तो मेरा चरित्र है, मेरा जीवन है, मैं ऐसे ही जीता हूं। अब कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग करते हैं। अब कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ठीक है। 2014 में आके माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको आगे किया। हमारे गांव में चल के देखिए, 2011 से बेटी पढ़ाओ चलता है, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। अब लोग कह रहे हैं खेलो इंडिया। हमारे यहाँ की लड़कियां भी खेलती हैं, 34 लड़कियां बिहार टीम के लिए खेल चुकी, और जाके देखिए सुबह शाम किस तरह से हमारे खेल का प्रैक्टिस होता है। तो मेरे तो चरित्र में है, मुझे कोई नारा देने की जरूरत नहीं है। तो जाहिर है निर्दलीय चुनाव अगर आप जीत के आते हैं तो यूं ही नहीं आते हैं, उसकी कोई अपनी एक वजह होगी, इतना तो लोग भी समझते हैं। लेकिन सर फिर एक और चैलेंज करता हूँ आज जी, निर्दलीय लोकसभा में जीत के आऊंगा, और मैं जीतूंगा नहीं, मैं जिताऊंगा। मैं कैंडिडेट खड़ा करूंगा महाराजगंज से निर्दलीय, और जिता कर लाकर दिखाऊंगा। हम लोग राजनीति करते हैं ना, पिछड़ों गरीबों की, दबे कुचलों की राजनीति करते हैं। हम उन वोटरों की राजनीति करते हैं जिनके घरों में 2 दिन का अनाज नहीं पहुंचता था, और वहां हम काम किए हैं, उनका विश्वास अर्जित किया। क्या समझते हैं आप? हम जाति के नाम पर जीत के वहां से आए हैं, किसी पार्टी के नाम पर जीत के आए हैं, या धनबल के दम पर जीत के आए? धनबल की लड़ाई और जगह पर ही होगी। सारण में चल के देखिए, आजकल अभिनंदन चल रहा है मेरा। एक
मैंने मना करने पे भी लोग नहीं मान रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल से रिसीव करना, और गजब तरह का माहौल चल रहा है। इसलिए चल रहा है कि उनको विश्वास है कि ये नेता मेरे जीवन में परिवर्तन ला सकता है। कर रहा हूँ, उसका फल मुझे मिल रहा है। फिर बीजेपी जेडीयू पर लौटते हैं सर। बड़ा दिलचस्प नहीं हो जाता बीजेपी बड़े भाई की, फिर वही कहूँगा, बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, इसलिए कि सरकार में बड़ी सहयोगी है, गठबंधन में बड़ी सहयोगी है। फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को सुशासन पर सवाल उठाना पड़ता है, शिक्षा पर सवाल उठाना पड़ता है। अब मिथिलेश तिवारी हैं, पूर्व विधायक, उनको ये डिमांड करनी पड़ती है, भाई हज भवन बनाया तो तीर्थ भवन भी बनाइए। अपनी ही सरकार से ये डिमांड, अपनी ही सरकार से सवाल। जिसने उनको हराया वो दूसरे दिन जदयू ज्वाइन कर लिया। मिथिलेश तिवारी की तो यही औकात है जदयू के सामने। बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन जेडीयू क्या समझती है उनको? उन्हीं का एक बागी नेता खड़ा हुआ है, इनको हरवा दिया, और फिर दूसरे दिन जाके गल भैया करने लगा जदयू में। क्या कर लिए? रोक लिए। तो ये तो मैंने कहा ना कि नीतीश कुमार की हैसियत बिहार की राजनीति में ऐसी जगह पे है, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आपको गाली दें, आपको प्रेम करें, आपका कहना माने ना माने, आपको इज्जत प्रदान करें, आपको बेइज्जत करें, आपको उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहना पड़ेगा। बीजेपी की हैसियत है नीतीश कुमार के सामने। बीजेपी नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं पूरे बिहार की राजनीति में वो हैसियत है। आज अगर बीजेपी ने थोड़ा भी अगर सख्ती किया तो देखिएगा कल आरजेडी बोलेगा आइए हमारा मुख्यमंत्री बन जाइए। ये हैसियत है। आरजेडी से याद आया, ये जो लालू यादव बीमार हुए और नीतीश कुमार उनको देखने गए, इसको राजनीति से जाहिर तौर पर जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन चूंकि आरजेडी के एक एमएलसी हैं सुनील कुमार सिंह, उन्होंने लिखा फेसबुक पर कि नीतीश कुमार ने बड़प्पन दिखाया है। लंबा चौड़ा पोस्ट था, मुझे पूरा याद नहीं है, इतनी सी बात याद है। उन्होंने कहा कि अब मैं 15 दिनों तक नीतीश कुमार की गलत नीतियों पर भी कुछ नहीं बोलूंगा। क्या ये जो नीतीश कुमार लालू यादव की मुलाकात बीमारी के बहाने ही सही दोनों को और एक दूसरे के करीब ला दिया है, और इसको राजनीतिक चश्मे से देखा जाना चाहिए? अच्छा, मानसून सत्र में आपको नहीं दिखा किसकी जुगलबंदी चल रही थी? अग्निपथ का विरोध कौन कर रहा था? केवल आरजेडी कर रही थी क्या? केवल कांग्रेस कर रही थी क्या? आखिर लगातार सदन नहीं चलने दिया गया। सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए गए सदन चले? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को उसके औकात बताया दोनों ने मिलकर, और बिल्कुल क्लियर है आज आप थोड़ा भी टाइट होइएगा, मुख्यमंत्री वही रहेगा, आपके मंत्री बर्खास्त होंगे, पहले भी हुए फिर हो जाएंगे। अगर आप ही मंत्री बर्खास्त नहीं हुए हैं, उनकी यह हैसियत है कि महागठबंधन बनाए, जीत कराए, उनको ही बर्खास्त किए। तो ये देखिए, ये तो सच्चाई है ना। जब इतिहास लिखा जाएगा तो नीतीश जी के बारे में एक अलग चैप्टर होगा बिहार में। बाकी सब नेता आए गए किए कराए, इनके पास कोई ऐसा जादू है, कोई ऐसा मंत्र है? हम लोग तो वही चर्चा करते हैं, आश्चर्य करते हैं कि भाई कितने बड़े चाणक्य हैं। आरसीपी सिंह निपटा दिए गए। आरसीपी सिंह, मैं तो कह रहा हूं कि कितनी बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो बाकी राज्यों में जो चाहती है कर लेती है, यहां पर क्यों मिली मिली बनी रहती है? आज तक भारतीय जनता पार्टी एक मुख्यमंत्री पद के योग्य नेता सामने नहीं ला सकी। सुशील जी बहुत तो उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 2015 में एक मुख्यमंत्री का चेहरा आगे लाने की बात आई तो वो नहीं बने चेहरा। नहीं, लेकिन बीजेपी दफ्तर में मैं था, बीजेपी दफ्तर में नारा लगता था, राज तिलक की करो तैयारी, आ गई छोटे मोदी की बारी। अब देखिए, सबके समर्थक अलग अलग नारा लगा रहे थे। कुछ लोग तो किसी बाबू साहब को बना रहे थे, कुछ लोग कोई यादव जी को बना रहे थे, कुछ लोग कोई जो है कुशवाहा जी को बना रहे थे। वो सब बनते रहता है। पार्टी ने तो घोषित नहीं न किया कि हमारे उप मुख्यमंत्री का 8 वर्ष का अनुभव रखने वाले जो है नेता, सर्वमान्य नेता थे उसमें। आज स्थिति थोड़ी बदल गई है। 2015 में सर्वमान्य नेता थे वो बीजेपी के आरसीपी सिंह हो गए। हम लोग इंतजार कर रहे थे कि अब उनका नाम घोषणा होगा, ताकि हम लोग बढ़िया से, भाई क्या दूल्हा रहता है तो बारात अच्छी सजती है, बिना दूल्हा के बारात नहीं सजती। जब मौका है तो आपके पास इतने दिन राजनीति करने के बाद आपने एक चेहरा तक नहीं दिखा सके। अब तो है ही नहीं, अब इतने सारे चेहरे घूम रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि मल्टी स्टारर फिल्म क्या बन रही है। क्या वाकई बीजेपी के पास इतना बड़ा फेस का क्राइसिस है? फिर नित्यानंद राय की बात क्यों होती है? कभी कभार शाहनवाज हुसैन की बात होती है, वो भी इस रेस में है, मंगल पांडे भी इस रेस में आ जाते हैं। ये यूं ही है या वाकई ये लोग रेस में हैं? ये बात तो आप लोग करते हैं जी। मैं आज तक किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी कद वाले नेता को ऐसा नाम लेते हुए नहीं सुना, और नहीं किसी भी तरह से इंगित करने का प्रयास हुआ है कि हमारे नेता ये हो सकते हैं। ये सब मोहरों की तरह काम करते हैं।
और कारण ये है कि किसी की भी अभी तक ये हैसियत नहीं हुई, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिहार की राजनीति में किसी की भी हैसियत नहीं है जो कहे कि नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, हमारा मुख्यमंत्री होगा। तो ये लड़ाई चलती रहेगी, ये दोस्ती एक्सपायरी डेट। और जो यहाँ का कहानी क्या है ना, ये त्रिभुज की तरह है। त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, और किसी भी त्रिभुज की 3 भुजाओं में से जो 2 भुजाओं को जोड़िएगा लंबाई, तो तीसरी भुजा से बड़ी होती है हमेशा। वो हो ही नहीं सकता है कि उसे छोटी हो जाए। तो जिसके साथ नीतीश जी हो जाते हैं, तेल की तरह उसके ऊपर हो जाते हैं, पानी की तरह भले कितने इसकी संख्या क्यों ना हो। अच्छा बताइए, राजद के साथ हुआ था, राजद की संख्या ज्यादा थी ना, ज्यादा जीते थे उनके विधायक, फिर नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे ना। अभी तो देख ही रहे कहानी, 2005 में देखा ही था। तो ये विषय नहीं, मैं कहता हूं उनकी हैसियत पर आप लोग एक घटना, एक आखिरी सवाल हमारा है, एक घटना का जिक्र जो मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगा। मुझे लगता है आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, हमको भी, हमारे दर्शकों को भी, चूंकि बड़ी हैरानी वाली बात है, और जिनके साथ हुई, नीतीश कुमार ने उनको भी बड़ा हैरान किया। बिहार के पूर्व सांसद हैं अरुण कुमार, उनके साथ लंबे वक्त तक रहे हैं। एक दिन उनसे हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि 24 साल में नीतीश कुमार के साथ रहा, अगले 24 मिनट में वो क्या करेंगे मैं नहीं जान पाया। तो चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच के जो रिश्ते हैं वो आप जानते हैं, दोनों के बीच 36 का नहीं 72 का आंकड़ा है। अब एक इफ्तार पार्टी थी जीतन राम मांझी के आवास पर, बिहार के पूर्व सीएम के आवास पर, उन्होंने चिराग पासवान को खुद ही बुलाया। चिराग पासवान खुद हैरान थे, मेरी बात भी हुई चिराग पासवान से, उनकी पार्टी के नेताओं से, वो खुद भी हैरान थे, नीतीश कुमार उनको बुला रहे हैं। फिर दोनों में बातचीत हुई। ये क्या मामला है, कैसे सब देखते? अच्छा ये तो छोड़ दीजिए, हज भवन में इफ्तार के बाद क्या हुआ? तेजस्वी यादव को गाड़ी तक छोड़ने गए, कोई दरवाजा नहीं खोला, मैं तो वहां मौजूद था। यही कह रहा हूं ना कि उनकी हैसियत ही एक अलग है। वो मुस्कुराते हैं तो एक कहानी बनती है, चुप हो जाते हैं तो एक कहानी बनती है, 2 कदम चल देते हैं तो एक कहानी बनती है, बैठ जाते हैं तो एक कहानी बनती है। बाकी कोई भी उनके आसपास नहीं आ सका है। देखिए आप लोग जानते हैं मैं नीतीश जी की कई बार आलोचना भी करता हूँ, लेकिन 2-3 चीजों के मैं मुरीद हूँ। एक तो उनकी हैसियत का मुरीद हूँ, दूसरे उन्होंने जो महिलाओं के जो किया है बिहार में, जिस तरह से महिला सशक्तिकरण का काम उन्होंने किया है, वो चाहे स्थानीय निकायों में रिजर्वेशन दे के हो या फिर साइकिल, पोशाक वगैरह वगैरह, निश्चित रूप से मैं इन 2 चीजों का कायल हूँ। बाकी उनके बातों की मैं आलोचना कर सकता हूँ, क्योंकि जब काम करेंगे तो आलोचना भी होगा। कुछ काम तो ऐसा करते हैं जो आलोचना के योग्य होता है, तो करना पड़ता है। लेकिन ये हैसियत को लेकर मैं तो भाई मान कर चलता हूं कि उनके सामने उनके दाएं बाएं जो बैठे रहते हैं लोग, वो भी उनके चरणों के नीचे होते हैं। आखिरी सवाल कहा था, लेकिन एक और बात मुझे याद आ गई। ये जो बार बार कहा जाता है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा, बिहार में चुनाव होगा, राष्ट्रपति चुनाव के बाद कोई खेल होगा, ये होगा नहीं होगा? बिहार में 2025 में ही चुनाव होगा, और फिर मुखिया नरेंद्र मोदी, ये नीतीश कुमार ही होंगे। तो बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव होंगे और फिर मुखिया नीतीश कुमार ही होंगे। हम बात कर रहे थे एमएलसी सच्चिदानंद राय से, बीजेपी के बड़े चेहरे रहे हैं, इस वक्त एमएलसी हैं, निर्दलीय चुनाव जीत के आते हैं, और डंके की चोट पर यह कहा है, और यूं ही नहीं कहा है, अभी से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की टेंशन बढ़ा रहे हैं, और खासकर टेंशन बढ़ी होगी जिस तरह से निर्दलीय चुनाव जीत कर आए हैं। ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में भी प्रत्याशी उतारेंगे और उसको जितवा कर दिखाएंगे। तो इस पूरी बातचीत में इतना ही, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।